डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस, कोड 463। मेरा नाम मौज़म अली है। आज हम इस कोर्स के यूनिट नंबर 6 के मुतल्लिक़ बात करेंगे, जो है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बिज़नेस। मार्केटिंग के मुतल्लिक़ जो हमारा ये यूनिट है, इसमें हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा द नेचर ऑफ मार्केटिंग। दूसरा टॉपिक होगा हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरा टॉपिक होगा प्राइसिंग एंड प्रमोशन। चौथा टॉपिक होगा प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द नेचर ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग क्या है और उसके मुतल्लिक़ चंद बुनियादी मालूमात क्या हैं। इसमें हम 4 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, उसके बाद मार्केटिंग मिक्स के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और आखिर में हम मार्केटिंग प्लान के मुतल्लिक़ बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? द रोल ऑफ मार्केटिंग इज़ कंसर्न विद ऑल ऑफ द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यानी जब एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है फैक्ट्री से, तैयार होने की स्टेज से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के दरमियान जितनी एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम मार्केटिंग में कंसिडर करते हैं। टू मीट द कंज्यूमर्स नीड्स, प्रोडक्ट्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्टोर्ड, प्राइस्ड, बॉट एंड सोल्ड। कंज्यूमर्स की मुख्तलिफ नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कराई जाती हैं, यानी फैक्ट्री से तैयार होकर गोदाम तक पहुंचती हैं। गोदाम से आगे मुख्तलिफ डीलर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स तक होते हुए कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। द एस्टिमेशन ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड फ्रॉम द मार्केट एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर डेवलपिंग ए प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट इज़ द फर्स्ट टास्क ऑफ ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम ये होता है कि वो मार्केट में मौजूद कंज्यूमर्स डिमांड को एस्टिमेट करे और उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुँचाए, ताकि चीज़ें टाइम पे तैयार की जा सकें। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स से मुतल्लिक़। ए मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स विच ए बिजनेस पुट इन प्लेस टू डिलीवर ए प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स एज पर देयर डिमांड। मार्केटिंग मिक्स से मुराद वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, वो तमाम एफर्ट्स हैं जो एक बिजनेस मैन लगाता है, जिसके ज़रिए प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुँचाई जाती हैं। मार्केटिंग मिक्स में 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनके अंदर सब टास्क यानी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। इन 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को 4 P's कहते हैं। 4 P's कहने की वजह यह है कि ये 4 लफ्ज़ हैं जो इंग्लिश कैपिटल लेटर P से शुरू होते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रोडक्ट, फिर है प्राइस, उसके बाद है प्लेस और आखिर में है प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, उनमें शामिल है डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफाइंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, सर्विसेज, अवेलेबिलिटी एंड वारंटी। उसके बाद प्राइस के अंदर जो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, उनमें सेटिंग द प्राइस स्ट्रेटजी, लिस्टिंग प्राइसेस, डिसाइडिंग डिस्काउंट्स, प्रोवाइडिंग अलाउंसेज, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, पेमेंट मेथड। यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, उससे मुतल्लिका सारी एक्टिविटीज़ इसमें डिसाइड होंगी। देन प्लेस से मुराद ये है ट्रेड चैनल्स, कवरेज, असॉर्टमेंट्स, लोकेशंस, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करते हैं, डीलर्स या होलसेलर्स से रब्ता करते हैं। और आखिर में प्रमोशन में शामिल है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। तो इन सब चीज़ों से मिलके बनता है एक मार्केटिंग मिक्स। जब भी कोई कंपनी एक प्रोडक्ट तैयार कर रही हो, तो हर प्रोडक्ट के लिए उसने एक मार्केटिंग मिक्स तैयार किया होता है, जिसके नतीजे में वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के सब्जेक्ट के अंदर कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो है एडवर्टाइजिंग का। कुछ लोग मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को एक मानों में ले लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि एडवर्टाइजिंग एक तरीका है, एक मेथड है मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को पूरा करने का।
उसके बाद लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन की मैनेजमेंट। उसके बाद मार्केट रिसर्च है, आप मार्केट के अंदर रिसर्च करें, कंज्यूमर्स डिमांड्स के मुताबिक इन्फॉर्मेशन लें और उसके मुताबिक प्रोडक्ट डेवलप करें। उसके बाद सेलिंग, जो सेल्स की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए सेल्समैन हायर किए जाते हैं। पैकेजिंग, आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक अच्छे अंदाज में पहुंचेगी। कस्टमर रिटेंशन, ये भी आपका एक टास्क होता है मार्केटिंग में कि आपके कस्टमर आपके पास रिटेन रहें, वो दूसरी कंपनीज़ की प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं। एंड स्टोरेज का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को गोदाम में अच्छे तरीके से स्टोर करें ताकि वो ख़राब ना हो। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान पे। ये जो मार्केटिंग मिक्स इससे पहले हमने पढ़ा, उसी मार्केटिंग मिक्स को हम मार्केटिंग प्लान के अंदर शामिल करते हैं। मार्केटिंग प्लान वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये लिख के बताते हैं कि एक प्रोडक्ट की एक्चुअल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या डिसाइड की जाएगी। मार्केटिंग प्लान के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले मार्केटिंग प्लान में एग्जेक्टिव समरी लिखी जाती है। एग्जेक्टिव समरी इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्केटिंग प्लान। उसके बाद करंट मार्केट सिचुएशन लिखी जाती है। दिस पोर्शन ऑफ द मार्केटिंग प्लान डिस्क्राइब्स द करंट मार्केट सिचुएशन इन विच द बिजनेस इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट्स। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा था, स्वॉट एनालिसिस से मुराद ये है कि वो आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स रिलेटेड टू ए बिजनेस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केटिंग प्लान। वंस द स्वॉट एनालिसिस इज कंप्लीट, the overall market picture emerges for a business to set its own targets and objectives related to its products। जब आप SWOT एनालिसिस कंप्लीट कर दें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को सामने रखते हुए आप कैसे अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स। जब आप ऑब्जेक्टिव्स लिख लें तो उसके बाद मार्केटिंग मिक्स के मुतालिक अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करें। मार्केटिंग मिक्स से मुराद प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के वो चारों एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद यू डिफाइन योर एक्शन प्रोग्राम। एक्शन प्रोग्राम से मुराद ये है, दीज आर डेवलप्ड बाय मार्केटिंग टीम्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स डेवलप एट द स्टेज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जब आप मार्केटिंग मिक्स की स्टेज पे अपने प्लान डेवलप कर लेते हैं तो उन पे अमल दरामद के लिए एक्शन प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। और आखिर में बजट्स रिक्वायर्ड। आप इस सारे मार्केटिंग प्लान को पूरा करने के लिए जितने फंड्स रिक्वायर हों, जितना पैसा रिक्वायर हो, उसको आप कम्युनिकेट करते हैं। तो हर प्रोडक्ट के लिए एक मार्केटिंग प्लान डेवलप किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम जो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन। प्रोडक्ट से क्या मुराद है? प्रोडक्ट इज़ ए सर्विस और ए गुड प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स एट ए रीजनेबल प्राइस। प्रोडक्ट एक बिज़नेस की एक सर्विस भी हो सकती है या कोई फिज़िकल गुड भी हो सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है तो उनका तैयार करदा मोबाइल फ़ोन एक फ़िज़िकल गुड है, तो इसे हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट कहेंगे। इसी तरह एक हो सकती है एंटरटेनमेंट कंपनी जिनका काम सीडीज़ बना के बेचना हो, तो वो जो सीडी है जिस पे मुख्तलिफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड होंगे वो एक प्रैक्टिकल सर्विस है, इसे भी हम प्रोडक्ट ही कहेंगे। अल्टरनेटिवली इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ए बिजनेस परफॉर्म्स टू डिलीवर ए गुड और रेंडर ए सर्विस टू इट्स कंज्यूमर। या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि एक बिज़नेस जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है अपने कंज्यूमर्स तक एक फ़िज़िकल गुड पहुंचाने के लिए या एक सर्विस पहुंचाने के लिए, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन पे। मार्केट सेगमेंटेशन से क्या मुराद है? द कस्टमर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ए क्राइटेरिया एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट इज़ कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। यानी कि जिस मार्केट में हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या जिस मार्केट में हम कंज्यूमर्स तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, उन कंज्यूमर्स की हम कैटेगरीज बना लेते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है प्रोविंसेस, सिटीज़ या स्टेट्स की बेस पे, यानी कि आप हो सकता है सिर्फ लाहौर की मार्केट टारगेट करना चाहें या सिर्फ सिंध की मार्केट टारगेट करना चाहें। उसके बाद डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बेस पे आप मार्केट डिवाइड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक से मुराद इनकम है कंज्यूमर्स की, एजुकेशन है, जेंडर है।
इसके अलावा आप सोशल फैक्टर्स की बेस पे मार्केट डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इवेंट्स होते हैं, रेस है, कस्टम्स हैं, रिलीजन है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बेस पे आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें शामिल है फीलिंग्स, इमोशन, लाइफस्टाइल। तो मार्केट को सेगमेंट करना यानी मार्केट के मुख्तलिफ हिस्से बनाना बेस्ड ऑन द डिफरेंट कस्टमर नीड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी प्रोडक्ट की सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए। अगर आप एक प्रोडक्ट तैयार करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन हो सकते हैं, कौन इसके ख़रीदार हो सकते हैं। और इस बात का पता आपको उस वक्त चलेगा जब आप अपनी मार्केट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ तरह के कंज्यूमर्स की सेगमेंटेशन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट के एक्चुअल बायर्स कौन हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। जब हमने अपनी मार्केट के अंदर सेगमेंट्स बना लिए और कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक बिज़नेस का मालिक होता है, वो सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करता है कि मार्केट में एक सेट ऑफ कंज्यूमर है, एक क्लास ऑफ कंज्यूमर्स है जिनको एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो हमें उनके लिए प्रोडक्ट बनानी चाहिए। दूसरी स्टेज है आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग की स्टेज पे जो आइडिया सोचा जाता है कारोबार के मालिक या एंटरप्रेन्योर की तरफ से, उसे अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद कंसेप्ट डेवलपमेंट। अगर वो आइडिया साउंड हो और लगे कि इस आइडिया की बेस पे एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलप हो सकती है, तो कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है और एक प्रोडक्ट की एक शेप डिसाइड की जाती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी सोचते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस। आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने सोची है हम कंज्यूमर्स तक मार्केट में पहुंचाएंगे, उसकी हमारी कितनी सेल्स हो सकती हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, हमें उससे प्रॉफिट कितना होगा। और आखिरी स्टेज पे अगर आपको पता चल जाए फाइनेंशियल एनालिसिस में कि आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट पहुंचाने में प्रॉफिट होगा, तो आपकी ये प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है। अब हम एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप की जाती है तो सबसे पहले वो कुछ इनिशियल स्टेजेस में होती है। अल्टीमेटली कुछ वक्त गुजरने के बाद, 1, 2 या 3 साल गुजरने के बाद, वो एक मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है जिसमें आप देखें तो कुछ स्टेजेस दी हुई हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जैसे डेवलपमेंट की स्टेज है, इंट्रोडक्शन की स्टेज है, ग्रोथ की स्टेज है, मैच्योरिटी की स्टेज है, डिक्लाइन की स्टेज है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दी हुई है, उसका एक वर्जन 1 है। वर्जन 1 यानी वो प्रोडक्ट जब पहली दफ़ा मार्केट में आए तो इनिशियली वो प्रोडक्ट डेवलप होगी, उसके बाद कंज्यूमर्स तक वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर टाइम के साथ साथ उसकी ग्रोथ होगी। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसकी सेल्स बढ़ रही हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है मैच्योरिटी की स्टेज पे, जब सैचुरेशन पॉइंट जिसे हमने कहा है, ये वो पॉइंट होता है कि अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस प्रोडक्ट की सेल्स नहीं बढ़ रही होती, यानी जिन कंज्यूमर्स ने वो प्रोडक्ट खरीदनी होती है वो खरीद चुके होते हैं, मज़ीद कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो उस वक्त हमें रुक के उस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना चाहिए और एक एक्सटेंशन स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट को अब हम मज़ीद कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्या इस प्रोडक्ट की शक्ल चेंज कर दें, इसका कोई और वर्जन ले आएँ। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है 2 साल तक लोगों को बहुत पसंद हो उसका एक वर्जन या एक मॉडल, उसके बाद लोग उसमें एडिशनल फीचर्स एक्सपेक्ट करें, तो आपको एक नया मॉडल नए सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च करना पड़ेगा। इसी वजह से जो आखिरी स्टेज डिक्लाइन की दी हुई है, अगर आप एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इफ़ेक्ट करेंगे, अगर आप एक्सटेंशन स्ट्रेटजी सोचेंगे तो आपका कारोबार अच्छे तरीके से बढ़ेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट के मतलब कोई एक्सटेंशन स्ट्रेटजी नहीं सोचेंगे तो आपकी बिज़नेस की या आपकी सेल्स की डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाएगी, यानी उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। अब हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम प्राइसिंग एंड प्रमोशन के मुतल्लिक बात करेंगे। प्राइसिंग एंड प्रमोशन के अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइसिंग, यानी प्राइसिंग, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग एंड इट्स टाइप्स पे बात करेंगे, एडवर्टाइजिंग मीडिया पे बात करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइसिंग पे। वंस ए प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड, द नेक्स्ट फेज इज़ टू मार्केट इट टू द कंज्यूमर एट ए सूटेबल प्राइस। यानी जब आप एक दफ़ा एक प्रोडक्ट डेवलप कर लें, अब आपका अगला टास्क ये है कि कंज्यूमर तक वो रीज़नेबल प्राइस में पहुंचाएं।
Determination of the suitable price is a complex task as large number of factors affects the pricing determination strategy of a product. यानी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस डिटर्मिनेशन स्ट्रेटजी है उसको डिटर्मिन करना इतना आसान नहीं होता, उसमें काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि ये नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, जो पहला फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ख्वाब ये है कि आप बहुत कम अरसे में मार्केट में अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसकी थोड़ी बहुत प्राइस कम रखनी पड़ेगी। उसके बाद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, आपकी प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या प्राइसिंग के ज़रिए आप कंज्यूमर्स को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, या आप मार्केट में अगर कंज्यूमर्स के पास इनफ डिस्पोजेबल इनकम है तो आप प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। इसी तरह किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी वो उसकी कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक जूतों का जोड़ा 5,000 रुपये में बन के तैयार हो रहा है तो 5,000 रुपये से कम प्राइस रखने से आपके बिज़नेस को नुकसान होगा। अदर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग वगैरह है उनकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी। चैनल मेंबर एक्सपेक्टेशन ये भी एक फैक्टर होता है कि जिन कंज्यूमर्स के लिए आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट कम से कम कितने की होनी चाहिए। कस्टमर्स इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स, कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए। हो सकता है आप जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हों, जिस कैटेगरी के लिए डेवलप कर रहे हों, उन्हें कम प्राइस की चीज़ चाहिए हो और आपने ज़्यादा प्राइस की चीज़ बना दी हो। कंपटीशन, आप ये भी देखें कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, आपके अलावा और कितनी बिजनेस हैं जो ये प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज़ भी देखें। हो सकता है आप जो प्रोडक्ट बना के बेचना चाह रहे हो उसने गवर्नमेंट ने उसकी एक प्राइस तय की हो, पहले से फिक्स की हो, तो लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ पे। द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिटरमिन द वे आउट टू रीच ए मार्केट विद ए प्राइस टू बी ऑफर टू द कंज्यूमर्स। हम मुख्तलिफ किस्म की प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं ताकि हम मार्केट में कंज्यूमर्स तक अपनी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। The price of product in any given market is dependent on the factors discussed above. By considering all these factors, we need to develop a strategy to adopt a particular price level to acquire new customer in a market or retain the existing customer. अब आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। हम इस डायग्राम में मुख्तलिफ फैक्टर्स देखते हैं कि इन फैक्टर्स को सामने रख के हम किस तरह एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। आप देखें कि ये जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें एक साइड पे दी हुई है लो प्राइस, हाई प्राइस, और दूसरी साइड पे ऊपर दिया हुआ है लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी। अब आप इनसे मुतल्लिका सामने जो ब्लैंक बने हुए हैं उनमें देखें। अगर आप हाई प्राइस रखना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की लेकिन आपकी क्वालिटी लो है तो आप प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करें। प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी के ज़रिए आप अपने कंज्यूमर्स तक अच्छे तरीके से पहुंच सकेंगे। उसके बाद अगर आपकी क्वालिटी भी लो है और आपकी प्राइस भी लो है तो आपके लिए सूटेबल स्ट्रेटजी होगी इकोनॉमी की। इसी तरह अगर आपकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और आप लो प्राइस रखना चाह रहे हैं तो आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहलाएगी उसे कहते हैं पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, कि आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं। और आखिर में प्रीमियम स्ट्रेटजी है। इसमें होता यह है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई है और आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो उसे हम प्रीमियम स्ट्रेटजी कहते हैं। तो एक बिज़नेस ये देख सकता है कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और मार्केट में कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हैं। इन चारों में से कोई एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड इट्स टाइप्स पे। द प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ डन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। द एडवर्टाइजमेंट इज़ द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, यानी आप पैसे दे के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को या अखबारों के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की इश्तिहारबाजी करवाते हैं। In the advertising process, a company informs customer about a new product, persuades potential buyers to purchase or continue purchasing of products, compares its brand to others और keep potential customers thinking about a product. तो जो एडवर्टाइजिंग प्रोसेस होता है उसमें एक कंपनी काम क्या करती है कि ये अपनी नई प्रोडक्ट के मतलब कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन देती है या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कहती है कि आप ये प्रोडक्ट अपने इस्तेमाल करना जारी रखें, या जो लोग पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक आपकी प्रोडक्ट ना खरीदी हो उन्हें कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ख़रीद लें। अब एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं और एडवर्टाइजिंग मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए हो सकती है। जो एडवर्टाइजिंग के मुख्तलिफ मीडियाज़ हो सकते हैं उनमें सबसे पहला न्यूज़पेपर्स है। आप अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के मुतल्लिक। इसके अलावा मैगज़ीन्स हैं जो वीकली या मंथली मैगज़ीन शाया होते हैं, उनमें अपने प्रोडक्ट का इश्तिहार दे सकते हैं। आप रेडियो के ज़रिए इश्तिहार दे सकते हैं। इसी तरह टेलीविज़न है जो
सबसे बड़ा हमारे पास एडवर्टाइजिंग का एक मीडिया है। आप टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स पे अपना इश्तिहार दे सकते हैं। डायरेक्ट मेल, आप लोगों के होम एड्रेसेस पे जाके डायरेक्ट प्रोडक्ट अपनी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, आप सड़कों पे बैनर वगैरह लगा के आउटडोर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजिंग है, आप मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ के साथ मुआहदा करके उनकी बसों पे या उनके ट्रक्स पे या उनकी गाड़ियों पे अपने एडवर्टाइजिंग बैनर लगा सकते हैं। इस तरह पर्सनल मार्केटिंग है, आप ख़ुद पर्सनली मुख्तलिफ लोगों के पास जाके उस प्रोडक्ट को मशहूर करा सकते हैं। इंटरनेट भी एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं। अदर मीडिया, इसके अलावा भी कोई मीडिया डेवलप किया जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपके पास बजट कितना है और आप किस टाइप ऑफ कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके मुताबिक आपको अपना एडवर्टाइजिंग मीडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग की, तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजिंग का एडवांटेज है वो ये है कि मास प्रोडक्शन वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू जनरेट मास कंजम्पशन। अगर हम बड़े लेवल पे प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं तो जब तक बड़े लेवल पे कंज्यूमर्स हमें नहीं मिलेंगे तो मास प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। मास प्रोडक्शन का फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। इसी तरह प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट आर स्टिमुलेटेड। अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो कंज्यूमर्स के जहन में उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का मतलब ख्याल आता है, वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं जिससे और प्रोडक्शन होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इसी तरह ए मोर रैपिड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड मेजर इन्वेंशन इज़ मेड पॉसिबल बाय एडवर्टाइजिंग। जो नई प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए उनकी एक्सेप्टेंस क्रिएट कराई जाती है। जैसे कि नए मोबाइल फ़ोन आ जाना, नए तरह के टीवी आ जाना, नए तरह के लैपटॉप्स आ जाना। न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के न्यू यूजेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आखिर में कंज्यूमर आर बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ही पता चलता है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या फ़ीचर है और कैसे हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एडवर्टाइजिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस पे बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, ऑल्थो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में बी रिड्यूस थ्रू ग्रेटर आउटपुट स्टिमुलेटेड बाय एडवर्टाइजिंग, सम प्रोड्यूसर हैव नॉट लोअर देयर प्राइसेस अकॉर्डिंगली। क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने की या एडवर्टाइज़ करने की भी आपकी एक कास्ट होती है। अगर आप एडवर्टाइज़ करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स का सहारा आपको लेना पड़ेगा, रेडियो या अखबारों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी एडवर्टाइजिंग की कुछ ना कुछ कास्ट तो होगी जो आपकी प्रोडक्ट की कास्ट को बढ़ा देगी। उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल है एडवर्टाइजिंग इज़ वेस्टफुल बिकॉज सम पीपल डू नॉट रीड और लिसन टू एड्स। कुछ लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग करना फजूल है क्योंकि लोग ध्यान से देखते ही नहीं एडवर्टाइजमेंट को। इसी तरह सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग बाय फ्यू फर्म्स इन एन इंडस्ट्री में लिमिट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। हो सकता है कि इंडस्ट्री में कुछ बड़ी फर्म्स हों जिनकी एडवर्टाइजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वो मज़ीद छोटी फर्म्स को आने ही ना दें। इसी तरह हाई प्रेशर एडवर्टाइजिंग ऑफ फ्यू ब्रांड्स। हो सकता है कुछ फ्यू ब्रांड्स हों जिनका एडवर्टाइजिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से कस्टमर्स जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं या छोटे बिजनेसेस हैं उनकी प्रोडक्ट्स पे ध्यान ना दे पाएँ। इसी तरह सम एडवर्टाइजिंग इज़ फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव। जो एडवर्टाइजमेंट है क्योंकि एक पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी है, इट कुड बी फ्रॉडुलेंट, इट कुड बी मिसलीडिंग। ये आपको उस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक़ हकीकी रूप हो सकता है ना दे सके। अब हम अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स की। प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स में हम 4 टॉपिक्स को देखेंगे, जिनमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, देन है इंट्रोडक्शन टू होलसेलिंग और आखिर में हम बात करेंगे ई कॉमर्स एज ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इज़ मेड थ्रू डिफरेंट parties called the distribution channels. These parties include dealers, distributors, wholesalers and retailers. जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार होती है उसका एक मैन्युफैक्चरर होता है जो तैयार करता है, लेकिन फैक्ट्री में प्रोडक्ट का महज तैयार हो जाना काफ़ी नहीं, उस प्रोडक्ट को हमें कस्टमर्स तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद डीलर्स की या डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जो फैक्ट्री से चीज़ें उठाते हैं और अपने पास ले जाते हैं। उसके बाद होलसेलर चाहिए होते हैं। होलसेलर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट माल ख़रीदते हैं और होलसेल में यानी लार्ज क्वांटिटीज़ में रिटेलर को सेल करते हैं। रिटेलर वो पर्सन या वो बिज़नेस होता है जो आखिर में कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंचाता है।
तो ये जो एक चेन बनती है जिसे हम वैल्यू चेन कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेन कह सकते हैं, जिसके ज़रिए प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक डिलीवर की जाती है। अब अगर हम रिटेलिंग पे बात करें, इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। द रिटेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर्स फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन एंड इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। रिटेलिंग से मुराद ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज को एंड यूज़र तक पहुंचाया जाए, यानी कंज्यूमर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है उन तक पहुंचाया जाए। Therefore, retailers are the final link between producers and consumers selling both goods and services. रिटेलर्स फाइनल लिंक होते हैं, यानी आखिरी लिंक होते हैं जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती हैं। ए रिटेलर परचेजेस फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द कंज्यूमर्स। अब ये जो रिटेलर्स हैं इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली इनकी टाइप है जनरल स्टोर्स। General stores carries a broad range of goods of general use. For example, a shop carrying grocery items, soap, chips, chocolates. जनरल स्टोर्स जो हमारे आम गली मोहल्लों में पाए जाते हैं, ये रिटेलर की एक मिसाल हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या हैं? ये बेसिकली ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, ये शॉप्स होते हैं जो एक मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यानी एक स्टोर के अंदर हो सकता है एक सेक्शन बना हो ग्रॉसरी आइटम्स का, एक सेक्शन बना हो कपड़ों का, एक सेक्शन बना हो जूतों का, तो उसे हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। इसी तरह होते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। इट कैरीज ए नैरो प्रोडक्ट्स मिक्स विद डीप प्रोडक्ट लाइंस। स्पेशलिटी स्टोर्स में ये होता है कि कुछ ख़ास प्रोडक्ट्स के मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक ऐसा स्टोर जिसमें सिर्फ 3 या 4 किस्म की प्रोडक्ट्स हों लेकिन उनके अंदर वैरायटी बहुत रखी जाए। इसी तरह सिंगल लाइन स्टोर्स होते हैं। सिंगल लाइन स्टोर्स क्या होते हैं कि इनमें ओनली वन लाइन ऑफ मर्चेंडाइज अवेलेबल होती है, यानी या फूड होगी या शूज़ होंगे या ड्रग्स होंगे। इस तरह सुपर मार्केट्स होती हैं जिनमें जनरली प्राइमरी फूड, नॉन फूड आइटम्स और ग्रॉसरी और हाउस होल्ड आइटम सेल किए जाते हैं। डिस्काउंट हाउसेज होते हैं जिसमें प्राइस कम करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल की जाती हैं। इस तरह मेल ऑर्डर सेलिंग हाउसेज होते हैं, यानी इनमें ये होता है कि आप सेल करते हैं थ्रू मेल और अगेंस्ट कैश भी कर सकते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव होते हैं जिसके ज़रिए प्रोडक्ट्स कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स तक पहुंचाई जाती हैं। और चेन स्टोर्स होते हैं, कुछ बड़े ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने अपने स्टोर्स खुद बनाए होते हैं ताकि वो बिज़नेस की प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से सेल कर सकें। अब हम बात करते हैं होल सेलिंग पे। द टर्म होल सेलिंग इज़ यूज्ड टू कवर द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मिडल मैन हु मूव द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द रिटेलर। यानी प्रोड्यूसर से लेकर रिटेलर तक चीज़ पहुँचाने के लिए जितने भी मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम होल सेलर कहते हैं। Wholesaling is the process of selling and distribution goods to the user for reselling purpose और ultimate use by the end users in a large quantities। Wholesaling का जो सारा कारोबार होता है ये large quantities में होता है और मकसद ये होता है कि चीज़ें रिटेलर तक पहुंचाई जाएं और वो आगे एंड यूज़र तक पहुंचाए। Wholesaling is a step of supply chain in which suppliers, manufacturers, retailers and other users purchase goods from wholesalers and then sell the products at a higher price to cover cost and general profits। अब अगर हम होल सेलिंग की मुख्तलिफ टाइप्स पे बात करें तो सबसे पहले होते हैं मर्चेंट होल सेलर्स। मर्चेंट होल सेलर्स कौन होते हैं? दे टेक द टाइटल टू द गुड्स इन विच दे डील एंड बाय एंड सेल गुड्स ऑन देयर ओन अकाउंट। ये होल सेलर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर से चीज़ें ले लेते हैं और फिर खुद अपने अकाउंट पे उनको बेचते हैं। इनकी 3 टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले होलसेल मर्चेंट्स। होलसेल मर्चेंट्स कौन होते हैं? दे आर रेगुलर होल सेलर्स एंड प्रिंसिपली बाय गुड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स एंड सेल देयर गुड्स टू रिटेलर्स। यानी ये डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें ख़रीदते हैं और रिटेलर तक बेचते हैं। इसके अलावा इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं। द इंपोर्टर्स बाय फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज वेयर एज द एक्सपोर्टर्स सेल इन द फॉरेन मार्केट्स लार्जली ऑन होलसेल बेसिस। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर वो होते हैं जो दूसरे मुल्कों से माल मंगवाते हैं और होलसेल की बेस पे सेल करते हैं। इस तरह वैगन और ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर, दे सेल टू द रिटेलर्स फ्रॉम देयर स्टॉक विच दे कैरी इन देयर वैगन्स और ट्रक जनरली फॉर कैश एंड इन ओरिजिनल पैकिंग। ये भी एक टाइप होती है जिसमें कुछ ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर माल रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। एक और तरीका भी है होल सेलिंग के बिज़नेस को समझने का, उन्हें हम कहते हैं मर्चेंडाइज एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। ये कौन लोग होते हैं? दे डू बिजनेस फॉर देमसेल्फ बाय नेगोशिएटिंग द परचेजेस एंड सेल्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ देयर प्रिंसिपल्स हु हैव टाइटल टू द गुड्स। अब इनकी इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर एजेंट्स। They are middlemen who sell part of the output of certain manufacturers on an extended contractual basis। जो मैन्युफैक्चरर के एजेंट होते हैं
जो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे यानी कुछ उधार की बेस पे चीज़ों को आगे रिटेलर तक बेचते हैं। देयर प्रिंसिपल ड्यूटी इज़ टू सेल गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द डिज़ायर ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड यूजुअली रिप्रेजेंट मोर देन वन नॉन कम्पिटिटिव प्रोड्यूसर। काम इनका ये होता है कि ये आगे रिटेलर्स तक चीज़ें पहुंचाते हैं। उसके बाद मर्चेंटाइज ब्रोकर्स हैं। दे अरेंज नेगोशिएशंस बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स विदाउट हैविंग डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल ओवर द गुड्स। अब इनके पास चीज़ें नहीं पड़ी होती, लेकिन एज ए ब्रोकर इनका काम ये होता है कि मैन्युफैक्चरर इन्हें कहता है कि मेरी फ़लाँ किस्म की प्रोडक्ट को इतनी मिकदार में आप बेच दें, तो ब्रोकर इसके लिए मुज़ाकरात करता है और बायर्स आइडेंटिफाई करता। इसी तरह होते हैं कमीशन मर्चेंट। दे ट्रांजैक्ट बिजनेस इन देयर ओन वे ऑन कमीशन बेसिस। कमीशन मर्चेंट अपना बिजनेस खुद करते हैं और काम इनका ये होता है कि वो डिफरेंट कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स लेके आगे रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं और हर एक के अगेंस्ट वो कमीशन लेते हैं। इस तरह सेलिंग एजेंट्स होते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ऑन कमीशन बेसिस। ये इंडिपेंडेंट होते हैं और कमीशन बेस काम कर रहे होते हैं। इस तरह ऑक्शन कंपनीज़ हैं। दे सेल ऑन होल सेल बाई मेथड ऑफ ऑक्शन। ये ऑक्शन के ज़रिए चीज़ें कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं मार्केट में। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स एज ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। The advent of computers connected with high-speed internet has enabled the movement of products from the manufacturers to the distributors and wholesalers in real time. Computers और इंटरनेट की इजाद की वजह से जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रही हैं। Some businesses are also experimenting the home delivery services of order placed through internet, mobile or any other electronic media. जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ बिज़नेस ये काम भी कर रहे हैं कि वो आपको एक अपना फ़ोन नंबर देते हैं, आप वो नंबर डायल करें तो आपको वो प्रोडक्ट आपकी होम एड्रेस पर डिलीवर की जाती है। इसी तरह ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें हम ई कॉमर्स में क्लासीफाई करते हैं और ये कंप्यूटराइज वे है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। ई कॉमर्स के अंदर जिस तरीके से हम शॉपिंग कर सकते हैं या जिस तरीके से बिज़नेस स्ट्रक्चर किया जा सकता है उसके कुछ तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला है सप्लायर्स रिलेशंस। आप ई कॉमर्स के टूल्स के ज़रिए इंटरनेट के ज़रिए अपने सप्लायर से रब्ता रख सकते हैं। आपके पास अगर स्टॉक में कोई चीज़ कम हो जाए तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आर्डर दे देगा आपके सप्लायर को कि आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए। इसी तरह टेलीविज़न होम शॉपिंग है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की एड्स प्रोवाइड की जाती हैं टेलीविज़न पे और साथ नंबर दिया जाता है, आप उस नंबर पे कॉल करके वो प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन रिटेलिंग का भी सिस्टम है। रिटेलर अपनी वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं, आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपना एड्रेस देते हैं तो वो चीज़ आपकी होम एड्रेस पर डिलीवर की जाती है। इस तरह टेली मार्केटिंग है। टेली मार्केटिंग एक तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचा सकते हैं थ्रू टेलीफोन। इस तरह है आखिर में हम पढ़ेंगे मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं और मोबाइल पे आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 6 जिसमें आज हमने मार्केटिंग के मतलब पढ़ा और उसके मुख्तलिफ टॉपिक्स के मतलब देखा। ये यूनिट पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि जब भी कोई बिज़नेस प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है उसके लिए सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना यानी मैन्युफैक्चर करना काफ़ी नहीं, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान होना चाहिए जिसकी बेस पे वो अपनी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। अल्लाह निगहबान।